नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। यह देखिए इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होने वाला है। यहां हम उद्योगों के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम भारत की जनजातियां देख लेंगे, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इसके पहले खनिजों का वीडियो नहीं देखा है ना, खनिज को लेकर जो वीडियो बनाया गया था वह देखना बहुत जरूरी है, तभी यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेसिक सी बात है कि अगर आप रॉ मटेरियल्स ही नहीं जानोगे तो औद्योगिक विकास को कैसे समझोगे। अब हम भारत के औद्योगिक विकास के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल बहुत आसानी से कठिन तथ्य भी देखिए याद हो जाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर आज कंपाइल करके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री सभी पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी कंपाइल करके वहां पर, और प्लेलिस्ट भी आपको आज प्रोवाइड करा दी जाएगी। जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज औद्योगिक विकास के बारे में। पहले यह समझना जरूरी है, कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना लो, फिर तथ्यों पर चलते हैं। एक एक उद्योग को समझेंगे और वहां से आयोग आपसे कैसे प्रश्न बनाता है वह देख लेंगे और सभी को याद कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, भारत में पहले देखेंगे औद्योगिक विकास हुआ किस तरीके से। प्राइमरी सेक्टर हमने देख लिया था, एग्रीकल्चर। अब हम सेकेंडरी सेक्टर देख रहे हैं, खनिजों के विषय में पढ़ लिया है, अब हम उद्योगों के विषय में देख लेते हैं। भाई, जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ, पहले तो स्वतंत्रता से पहले की स्थिति क्या थी भारत में, फिर देखेंगे स्वतंत्रता से बाद की स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता से पहले भी कुछ छोटे मोटे प्रयास हुए, वहां से लेकर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला जब प्रयास होता है, सफल प्रयास, वह आपका मुंबई में होता है और मुंबई में आपकी सूती मिल ही बनाई जाएगी। यह तो कॉमन सेंस से बताइए क्यों। कब हमने कपास के बारे में पढ़ा हुआ था। कपास कहां मिलता है? कपास बोले काली मिट्टी में मिलता है, और काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र। तो इसी जगह पर आपकी सूती मिल पहली बनाई जाएगी और पहला सफल प्रयास होगा किसके द्वारा? कावस जी नानाभाई के द्वारा। तो 1854 की बात है जब पहली बार भारत में सफल प्रयास होता है। यहां से देखो प्रश्न बनाया जाता है। दूसरा प्रयास जो 1855 में जूट मिल की स्थापना होती है। अब जूट के मामले में हमने पीछे पढ़ रखा है भाई, पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है उत्पादन के मामले में। अब उत्पादन के मामले में है तो हम मिल कहां पर लगाएंगे? मिल भी हम कोलकाता में ही देखो लगा रहे हैं, रिसरा पर। अभी जूट उद्योग पढ़ेंगे, वहां भी इसको देखेंगे। यहां से माना जाता है कि भारत में पहली बार आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ हुआ। यह कुछ स्वतंत्रता से पहले की झलक थी, जहां औद्योगिक विकास बहुत सीमित रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हम औपनिवेश थे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो भैया क्या औद्योगिक विकास करेंगे? यहां पर नहीं करेंगे। कहां कर रहे थे? बोले ब्रिटेन का औद्योगिक विकास कर रहे थे। यहां से माल ले जाते थे और औद्योगिक इकाइयां कहां की विकसित हो रही थी? ब्रिटेन की हो रही थी। तो इसीलिए स्वतंत्रता से पहले कोई बड़े बड़े उद्योग हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर स्वतंत्रता से बाद, अब इसके बाद की स्थिति देखते हैं तो सरकार के द्वारा पहली औद्योगिक नीति लाई जाती है। यहां याद रखिएगा, इस समय हमारे उद्योग मंत्री जो थे वह आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, है ना, जिनके नाम पर हमारा मुखर्जी नगर बसा हुआ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके उद्योग मंत्री रहते हैं। इनके द्वारा जो पॉलिसी लाई जाएगी, पहली हो या दूसरी, देखो दूसरी औद्योगिक पॉलिसी जब लाई जाती है तो ये दोनों ही औद्योगिक पॉलिसियों में याद रखना है, शुरुआती स्तर पर सरकार क्या क्या कोशिश करेगी? जितनी औद्योगिक इकाइयां रहेंगी उनके राष्ट्रीयकरण पर फोकस करेगी, है ना। औद्योगिक इकाइयां जो विकसित की जाएं उनका राष्ट्रीयकरण हो। कैसे? अर्थात उनको फ्री नहीं छोड़ेगी, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इतना आसान नहीं रखेगी, है ना, थोड़ा सा जटिल रखेगी, क्योंकि शुरुआती स्तर पर आप समझिए सरकार इतना खुला स्कोप नहीं दे सकती थी भाई। इसीलिए जो औद्योगिक विकास है वह भी बहुत धीमा होगा। क्यों धीमा होगा? बोले भले ही सरकार ने नियंत्रण कर रखा था, लेकिन सरकार के पास भी तो कमी थी, किसकी? पूंजी की। तो सरकार के पास खुद निवेश के स्तर पर पूंजी की कमी थी। इसीलिए जो औद्योगिक विकास है वो शुरुआती स्तर पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, है ना। फिर वर्ष आता है 1991 का। आप जानते हैं 1991 में आपका एलपीजी लागू होता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यहां के बाद से आपका लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब हो चुकी थी और इसीलिए उद्योगों को विकसित करना है अगर उनको, तो उनको फ्री छोड़ना पड़ेगा, तभी बिजनेसमैन यहां पर पैसा लगाएगा। तो सरकार ने यहां से एलपीजी लागू किया। एलपीजी आप जानते हो ना, उदारीकरण किया, निजीकरण, प्राइवेटाइज किया और ग्लोबलाइज किया, यानी कि विश्व के अन्य देशों से भी जुड़े। पहले हम संकुचित अर्थव्यवस्था के रूप में काम करते थे, तो इसके बाद से ही हमारी जो औद्योगिक इकाई है उसका बहुत तेजी से विकास हुआ। और यहीं पर सबसे मुख्य बात थी कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरकार के द्वारा सरल किया गया। जब लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल कर दोगे तो आप बताइए आप इन्वेस्ट कहां करना चाहोगे? जहां आसानी से आपके डॉक्यूमेंटेशन आपका आसान हो जाएगा। सरकार ने यही कोशिश की 1991 के बाद से। तो यह हमारा था बेसिक कि औद्योगिक विकास भारत में हुआ कैसे। स्वतंत्रता के बाद से, पहले से बाद तक की पूरी स्थिति समझ ली। अब कुछ कोर इंडस्ट्री होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं आपके जीवन में। उसी तरीके से उद्योगों में आप समझिए 8 ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन पर हमारी पूरी औद्योगिक इकाई टिकी हुई है, पूरा औद्योगिक विकास इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। यह कितने होते हैं क्षेत्र? 8 होते हैं। यह पूछा जाता है आपसे। यह 8 प्रकार देखो यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रिफाइनरी उद्योग, हमें दिखाई दिया। फिर इस्पात है ना, अभी लौह इस्पात उद्योग हम पूरा समझेंगे। इस्पात का मतलब होता है स्टील आपका, ठीक है। रिफाइनरी इंडस्ट्री हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिफाइनरीज पढ़ चुके हैं पीछे, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का उत्पादन। नहीं वीडियो देखा है, जाना पहले पीछे की वीडियो देख लेना और अच्छे से यह वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कोयला, कोयला आप जानते हैं, लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। और कोयला की भूमिका तो सभी उद्योगों में महत्वपूर्ण रूप से रहती है क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहता है यह। उर्वरक के बारे में देखिए, उर्वरक भी आपका कोर इंडस्ट्री में आता है। फिर प्राकृतिक गैस और विद्युत, फिर आपका कौन सा है? कच्चा तेल और सीमेंट। सारे यह कोर इंडस्ट्री हैं। साथ ही साथ यह 1, 2 और 3 जो दिया गया है इसका मतलब समझिए, यह भारांश है, अर्थात इनका वेटेज समझिए ना कि किस इंडस्ट्री का वेटेज सर्वाधिक है। तो आपको बताना है जो रिफाइनरी उद्योग है, इन कोर उद्योगों में सर्वाधिक वेटेज, सर्वाधिक भारांश किसका है? रिफाइनरी उद्योग का है। और फिर उसके बाद इस्पात उद्योग का, फिर आपका विद्युत। ये आपके टॉप 3 है जो वेटेज वाले आपकी इंडस्ट्री हैं। फिर उर्वरक क्या है भाई? उर्वरक जो है जिसका न्यूनतम भारांश रहता है, ठीक है। यह दोनों प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। कभी कभी क्रम लगाने को आ जाएगा कि भारांश के आधार पर आप क्रम बताइए कोर उद्योगों का, तो वहां पर सही आंसर आपको चुनना होगा। तो बता देना है कि सर्वाधिक रिफाइनरी उद्योग का भारांश होता है और सबसे कम, इन्हीं कोर इंडस्ट्री में सबसे कम भारांश किसका होता है? उर्वरक का होता है। यह कुछ बेसिक बातें थी, समझ ली। अब एक एक करके उद्योग समझते हैं, वहां से प्रश्न कैसे आते हैं वह भी देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। याद आ जाएगा आपको। खनिज अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, देखो याद करना अभी पता चल जाएगा। लौह इस्पात उद्योग पर आते हैं भाई। तो लौह इस्पात उद्योगों के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि यह इस्पात जो है अपने आप में कोर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न एक तरीका यहां से होता है, देखो लौह इस्पात अपने आप में एक तो भार ह्रास उद्योग है। बोले भार ह्रास उद्योग क्या होता है? देखो जिसमें आपका रॉ मटेरियल जो होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जैसे परिवहन जहां आसान नहीं होता है, जब हमें कच्चे माल को ले जाना, तो औद्योगिक जो विकास होगा वह कच्चे माल के सदैव पास में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई हम बताइए, हमें लोहा मिल रहा है उड़ीसा से, तो हम औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना लगा देंगे, वहीं पर लगाएंगे ताकि परिवहन आदि के लागत से बचा जा सके। लागत जब बढ़ जाएगी तो औद्योगिक विकास अच्छा हो पाएगा? बेहतर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उद्योग जो हम बनाएंगे वह भी महंगा हो जाएगा। इसीलिए जितने भी उद्योग विकसित होते हैं या जो भार ह्रास उद्योग होते हैं, इसी तरीके के उद्योग होते हैं जहां पर जो कच्चा माल होता है वहां परिवहन आदि के माध्यम से ले जाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग इसी रूप में जाना जाता है, तो भार ह्रास उद्योग के रूप में आप समझे। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि भाई प्रश्न कैसे बनता है। जो आपके कारखाने लगाए जाते हैं, इनकी अवस्थितियों को लेकर प्रश्न यह बनता है कि भाई इन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, यह बताइए जो कारखाना है वह या तो रॉ मटेरियल आपको कोयला चाहिए होगा, भाई सीधी सी बात है, लौह इस्पात उद्योग लगा रहे हो तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। और दूसरा क्या मुख्य है? लोहा। लोहा तो चाहिए ही चाहिए। तो आप बताओ यह कारखाना लौह अयस्क क्षेत्र के पास लगा रहे हैं आप या कोयला क्षेत्र के पास लगा रहे हैं? एक प्रश्न यह बनाता है। फिर तीसरा और तरीका हो सकता है दोनों जो क्षेत्र हैं आपके उनके मध्य में भी कोई उद्योग लगाया जाए, तो उसको भी देख लेंगे। और एक उद्योग आप देखेंगे जो तटीय क्षेत्र के पास लगाया जाएगा। समझते हैं कि कोयला क्षेत्र के पास आपके कौन से उद्योग लगे हुए हैं। तो कोयला क्षेत्र के पास आपका बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, ठीक है, यह कारखाने जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, यह आपके कोयला क्षेत्र के पास हैं। साथ ही भिलाई और बोकारो, यहां आपको केवल समझ लेना है, फिर एक एक करके अभी कारखानों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कोयला क्षेत्र के पास यह आपके बर्नपुर, दुर्गापुर और बोकारो, ये सारे स्टील प्लांट कहां पर लगे हुए हैं? कोयला क्षेत्र के पास। लौह क्षेत्र के पास ज्यादातर देखो लौह क्षेत्र के पास, क्योंकि परिवहन किसका ज्यादा दुर्लभ होता है, कठिन होता है? बोले लौह अयस्क का, ठीक है। तो भिलाई, राउरकेला और भद्रावती, है ना, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, ये चारों कहां पर हैं? बोले लौह अयस्क क्षेत्र के पास हैं। जो जमशेदपुर आप देखते हैं, यह कोयला और लौह जो क्षेत्र है इनके मध्य में आपका स्थित है यह कारखाना। फिर विशाखापत्तनम जो कारखाना है यह तटीय क्षेत्र में है, यानी कि आंध्र प्रदेश के तट पर आप देखोगे वहां पर यह तटीय क्षेत्र पर मौजूद कारखाना नजर आएगा, विशाखापत्तनम। एक एक करके आप सारे कारखानों को समझेंगे और सभी याद कर लेंगे जो प्रश्न यहां से आए हुए हैं। देखो जमशेदपुर अगर समझना है तो इसको टिस्को के रूप में भी जानते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना, जानते हैं ना इसको, टिस्को तो आपने सुन रखा होगा, तो वह आपका जमशेदपुर कारखाना ही है। बोले जमशेदपुर कहां पर है? तो सभी को पता है भाई जमशेदपुर कहां पर है, या शहर कहां पर है जमशेदपुर? बोले जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तो इसकी स्थापना आपकी, और जिस आधार पर इसकी स्थापना हुई है आपके नोट्स उसी आधार पर दिए जा रहे हैं, क्रम भी वही रखा गया है। तो वर्ष 1907 का रहता है, स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब झारखंड में यह
किसकी? जमशेदपुर कारखाने की स्थापना की जाती है जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, रतन टाटा आप देखते हो ना, इनके पिताजी थे जमशेद टाटा, इनके द्वारा आपका झारखंड में 1907 में इस कारखाने की स्थापना की जाएगी। बोले प्रश्न बनाते हैं हम कि लोहा कहां से आखिर यह कारखाना उठाता है, कोयला कहां से उठाता है? यह स्थित है झारखंड पे। ठीक है, झारखंड हम पीछे पढ़ चुके हैं। झारखंड की जब आप लोकेशन समझोगे या जमशेदपुर कारखाने की लोकेशन समझोगे तो झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, अब झारखंड से आप समझिए ऊपर स्थित है कोयला का प्रमुख क्षेत्र, और उड़ीसा में ही आपका लोहे का प्रमुख क्षेत्र है गुरु महिसामिनी। पढ़ा था हमने कि क्या पढ़ा था हमने, याद करो, गुरु। गुरु से हमने क्या कनेक्ट किया था? जो उड़ता है वह ज्यादा गुरु बनने की कोशिश करता है। तो उड़ीसा में ही क्षेत्र है आपका कौन सा? गुरु महिसामिनी। पीछे खनिज वाला एक बार देख लेना जाकर के, तो फिर आपके लिए यह फैक्ट बहुत आसान हो जाएंगे। तो गुरु महिसामिनी से ही यह लोहा प्राप्त करता है। इसकी लोकेशन आप समझ रहे हैं कि आपका नीचे साउथ में इसके उड़ीसा राज्य है, तो इसीलिए उड़ीसा से लोहा। और आपने यह भी पीछे पढ़ रखा कि कोयला और लोहे दोनों क्षेत्रों के मध्य में इस कारखाने की स्थिति है। तो लोहा इसको मिला उड़ीसा से, और वो भी कहां से? गुरु महिसामिनी से। गुरु महिसामिनी आंख बंद करके मार दोगे आप, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोयला कहां से ले रहा है? कोयला देखो झरिया से ले रहा है, बोकारो से। ये सारी हमने देखो माइंस देख रखी है पीछे। ये कहां स्थित है? झारखंड में कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं झरिया और बोकारो। और यहां पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, क्योंकि अगर आप समझिए स्थल खंड में स्थित है तो वहां औद्योगिक विकास तभी होगा ना जब परिवहन के भी लिए सुगम स्थिति हो। तो परिवहन के लिए ही स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी का जो संगम है वहीं पर इस कारखाने का विकास किया गया, ताकि माल जो तैयार हो सके उस माल को आसानी से तटीय क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यहां देखो सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे अब आपके, और पीछे इन फैक्ट्स को हम याद कर चुके हैं, तो आसान भी है जमशेदपुर कारखाने को समझना। इसकी लोकेशन के बेस पर आपको समझा दिया गया है। बर्नपुर कारखाना देखो बताया था, बर्नपुर आपका कहां पर है? तो बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे इंडियन आयरन स्टील कंपनी के रूप में भी जानते हैं, इसको, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं। आपका जमशेदपुर वाला है उसे शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन, और इसको इंडियन आयरन बोलते हैं, अर्थात इसको। बर्नपुर जो कारखाना है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह आपका कोयला क्षेत्र के पास था। तो भैया कोयला क्षेत्र के पास था, तो वहां पर कोयला क्षेत्र कौन सा है आपका? रानीगंज है। साथ ही झरिया से भी यह कोयला आयात किया जाता है यहां पर। ठीक है, तो कोयला क्षेत्र के पास है, तो हमें पता चला कि कोयला कौन सा क्षेत्र है? वह भी रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। लोहा कहां से मंगाता है? लोहा गोवा से मंगाता है। याद करो, गोवा कहां है, किस राज्य में है? बोले गोवा झारखंड में था। जब हमने बोला था ना खंड खंड आपका प्लान हो गया गोवा जाने का, और गोवा से ही हमने कनेक्ट किया था गोवा को। तो लोहा का भी क्षेत्र हमें पता है, कोयला का भी पता है, क्योंकि पीछे हम याद कर चुके हैं। बर्नपुर की केवल लोकेशन याद रखनी है, कहां पर है? बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, आगे देखो परिवहन के लिए यहां पर दामोदर नदी, दामोदर नदी भी हम पढ़ चुके हैं भाई। पश्चिम बंगाल में हुगली धारा से मिलती थी आपकी दामोदर नदी, और इसे ही बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो सारा कुछ फैक्ट क्लियर है, कभी भी मैच करने को आएगा। बर्नपुर कारखाना दिया होगा, ठीक है, सामने अगर आ जाएगा इसका स्थापना, ठीक है, पूछ देगा कहां पर होती है, तो पश्चिम बंगाल। साथ ही पूछेगा कोयले की प्राप्ति, तो कोयला हमें पता है यहां पर रानीगंज है। या लोहे की प्राप्ति पूछेगा तो ऑप्शन में गोवा दिया होगा, तुरंत आप बता दोगे कि भाई उड़ीसा के बॉर्डर पर है, तो वहां पर आपका उड़ीसा उड़ीसा में ही गोवा जो हमने लौह अयस्क क्षेत्र पढ़ा हुआ था पीछे, सॉरी झारखंड, तो झारखंड में आपका गोवा जो लौह अयस्क क्षेत्र है पीछे पढ़ चुके हैं, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ये गोवा, रानीगंज या फिर आपका गुरु महिसामिनी, जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा ना उसके लिए बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जिसने खनिज वाला पीछे वीडियो देख रखा है उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा कि कहां भाई गुरु महिसामिनी है, कहां गोवा है। इसलिए पीछे याद कराया गया था, ताकि आगे जब औद्योगिक विकास पढ़े, एक एक कारखाने के बारे में पढ़े, तो बहुत आसान लगे, बिल्कुल आपको कठिनाई ना हो ये शब्द सुनने में। भद्रावती पर आते हैं भाई। भद्रावती हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि भद्रावती कहां पर है आपका, यह धारवाड़ रेंज आपने पढ़ी थी, या बाबा बुदान की पहाड़ियां हमने पीछे पढ़ रखी है ना, यहीं पर आपका धात्विक खनिज के बोले थे रिच सोर्स है। यहां पर एक तो गोंडवाना, जहां गोंडवाना के हमने देख लिए, जमशेदपुर का क्षेत्र देखेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं। दूसरा हमने धारवाड़ रेंज बताया था, यहां भी धात्विक खनिज खूब भर भर के पाए जाते हैं। इसी आधार पर एक कारखाने का विकास हुआ जिसका नाम है भद्रावती, जिसे विशाखापत्तनम आप समझ रहे हैं, ठीक है, आयरन स्टील लिमिटेड, ठीक, VISL भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो भद्रावती में जब आप देखोगे तो कर्नाटक में ही आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है। तो कर्नाटक में जो आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा भी हमने पढ़ा हुआ था, ध्यान आया जब लौह अयस्क के क्षेत्र देखे थे कर्नाटका के, पीछे देखिए जाकर के अगर नहीं याद है तो, दो क्षेत्र देखे थे हमने, बेल्लारी और शिमोगा। तो शिमोगा जिले में ही इसकी स्थापना की गई, किसकी? भद्रावती कारखाने की। तो यहां से यह क्लियर हुआ हमें कि भद्रावती कारखाना कहां पर है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है।
लोहा कहां से मिलेगा भाई? यहां पर धात्विक खनिज के स्रोत कहां पर हैं? बाबा बुदान की पहाड़ियां, ठीक है, या धारवाड़ चट्टाने अगर ऑप्शन में होता है, और धारवाड़ चट्टानों में ही आपकी मौजूद है बाबा बुदान की पहाड़ियां। तो यह बहुत आसान है, कभी भी पूछ देना भद्रावती, क्योंकि हमें लोकेशन पता है इसकी कहां पर है, कर्नाटका में है। और भद्रा के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? बोले कृष्णा की सहायक नदी है। तो भद्रावती कारखाना कहां पर होगा? कर्नाटका में होगा। और यहां जो विद्युत की प्राप्ति होती है, क्योंकि कोयला इतना पर्याप्त मात्रा में देखो यहां मिलता नहीं है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कोयला के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? गोंडवाना लैंड। और यह धारवाड़ चट्टानों की धारवाड़ संरचना यहां पर मौजूद है। तो यहां जोग और गरसोप्पा ये दोनों जलप्रपात पढ़े थे, इसके माध्यम से विद्युत की प्राप्ति होती है, और यह विद्युत ही आपका इस कारखाने तक पहुंचाई जाती है जो भद्रावती कारखाना है। यह क्लियर हो गया होगा। भद्रावती कारखाने की लोकेशन कर्नाटका में जैसे ही घुसे वहां धारवाड़ संरचना दिमाग में आ गई, और वहां दिमाग में जैसे ही धारवाड़ संरचना आएगी तो बाबा बुदान की पहाड़ियां आ जाएंगी दिमाग में, पीछे हमने पढ़ रखा है। वहां से लोहा मिलेगा, और विद्युत कैसे मिलेगी भाई? विद्युत जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात था वहां से हमें विद्युत मिलेगी। अब तीन कारखाने जो प्रमुख रूप से हमें देखो यहां पर पढ़ने हैं, थोड़ा ध्यान देना है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, इसको भी याद करा देंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आपको बताई 1956 की बात है, पीछे हमने पढ़ा कि दूसरी आपकी औद्योगिक नीति आती है। यहां पर सरकार डिसाइड करती है, पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने फोकस किया था कृषि पर। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, सरकार कहेगी भाई हम भारी उद्योगों पर फोकस करेंगे। भारी उद्योगों के माध्यम से क्या है, एक तो हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था की गति को तेज कर सकते हैं, साथ साथ रोजगार भी सृजन कर सकते हैं। तो इस आधार पर सरकार ने अपना जब फोकस किया भारी उद्योगों पर, तो भारी उद्योगों के तहत ही तीन कारखानों का विकास हुआ। ठीक है, तीन कारखानों की स्थापना हुई। कौन कौन से तीन कारखाने थे? एक आपका भिलाई था, दूसरा देखो राउरकेला था, तीसरा आपका था दुर्गापुर। ठीक है, इसको आप समझते हैं। भिलाई और राउरकेला पीछे समझाया, दोनों लौह अयस्क क्षेत्र के पास विकसित किए गए, और जो दुर्गापुर था यह आपका कोयला क्षेत्र के पास में। याद करना बहुत आसान है, कैसे? देखो भिलाई जो आपका कारखाना है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, और किस देश के सहयोग से इसका विकास हुआ? क्योंकि शुरुआती स्तर पर जो कारखानों का विकास हुआ, औद्योगिक इकाइयां लगाई गई, उसमें किसी न किसी राष्ट्र का हमने सहयोग लिया। तो हम तीनों कारखानों पर पढ़ेंगे, तीनों कारखानों से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि एक तो प्रश्न आता है भाई यह कारखाने दे देगा, सामने राज्य दे देगा। एक प्रश्न आता है यह कारखाना किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था। तो अभी याद हो जाएगा, एकदम चुटकियों में याद होगा, इसके बाद आप भूलोगे नहीं। भिलाई कारखाना पहले पढ़ लो। भिलाई कारखाना जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूएसएसआर के सहयोग से, अर्थात रूस का जब विघटन नहीं हुआ था तो सोवियत संघ रूस के रूप में जाना जाता था, तो उसी के सहयोग से भिलाई कारखाना लगाया गया। दूसरा राउरकेला, राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में, किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तीसरा आपका है देखो दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पर लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। और किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन। देखो तीनों कैसे याद करने हैं आपको, चुटकियों में कैसे याद होते हैं। आप एक बात बताइए, दुर्गापुर आपने पढ़ा? दुर्गापुर बताइए, दुर्गा पूजा कहां होती है? आपने बताया भाई दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो यहां से दुर्गापुर हमेशा जीवन भर के लिए याद हो गया होगा। अब दुर्गा पूजा जब बंगाल में होती है, और आपने एक बात बताओ, बंगाल को प्रेसिडेंसी के रूप में किस देश ने बनाया? किस देश ने हमारे ऊपर शासन किया? बोले ब्रिटेन ने किया था भाई। ब्रिटेन ने ही तो बंगाल को हमारी प्रेसिडेंसी बनाया था, तो ब्रिटेन ही तो सहयोग करेगा दुर्गापुर कारखाने में। ऐसे हमने कनेक्ट किया, कैसे? हमें ब्रिटेन देश याद रखना है। ब्रिटेन देश हमने याद किया कि बंगाल को प्रेसिडेंसी किसने बनाया था? ब्रिटेन ने। तो सहयोग किस देश ने किया? ब्रिटेन ने। और दुर्गा पूजा कहां होती है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यह कारखाना स्थापित हो गया। दुर्गापुर याद। राउरकेला देखो कैसे याद करेंगे, राउरकेला में हमने केला से याद किया। देखो केला आप जानते हो ना। अब दुर्गा पूजा से ही आगे बढ़ते हैं, तो अब नवरात्रि का समय होता है भाई। नवरात्रि के समय में आप जानते हैं केले के प्राइस क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। तो केले के प्राइस सुनते ही आपके होश क्या होंगे? उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। उड़ीसा का कोड अगर उड़ना है ना, तो बस इसी से ही कनेक्ट करनी है हमें सारी ट्रिक्स। अब उड़ीसा का कोड उड़ना था, तो भाई केले के प्राइस सुने तो होश उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि भाई हमारे पास इतनी मनी नहीं थी। मनी से याद किया हमने जर्मनी को। ठीक है, तो केले के प्राइस सुनते ही होश उड़ गए। अर्थात राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में है। और क्यों उड़ गए? क्योंकि हमारे पास मनी नहीं थी। मनी से कनेक्ट हो गए, जर्मनी ने सहयोग किया था। अब भिलाई को कैसे याद करेंगे? एक बात बताओ यार, भिलाई का कनेक्ट करना है हमें भलाई से। देखो 36 लोगों की भलाई चाहिए हमें। 36 लोगों का गढ़ था, हमने बनाया था। अब 36 लोगों का गढ़ जहां रहेगा, तो वहां हमें क्या चाहिए? उन लोगों की भलाई हमें चाहिए ही चाहिए। और आप बताओ यार, भलाई आपका मित्र करता है या आपका शत्रु करता है? आपने बताया भाई हमारी भलाई हमारा मित्र ही चाहेगा। तो हमारा मित्र देश कौन है? कौन रहा है अभी तक? हमारा मित्र देश रहा है सोवियत संघ रूस, और अभी भी हमारा मित्र ही है। तो इसीलिए जो भलाई होगा, भिलाई में ही पढ़ना है इसको, भलाई पढ़ना है। तो भिलाई जो कारखाना होगा वो किस देश के सहयोग से होगा? तो यूएसएसआर के सहयोग से होगा। तीनों याद हो गए, अब कंफ्यूजन भी खत्म हो गया होगा।
अब भिलाई और राउरकेला दोनों लौह इस्पात क्षेत्र के पास विकसित किए गए, है ना। तो लोहा इसको कहां से मिलेगा? छत्तीसगढ़ में हमने स्थान पढ़ा था, 36 लोगों के गढ़ को दिल पर राज करना है, तो दिल्ली राजहरा यह क्षेत्र पढ़ा था हमने, लोहा इसका प्रमुख क्षेत्र था, तो इसको लोहा मिलेगा दिल्ली राजहरा से। और कोयला कहां से मिलेगा भाई? कोयला कोरबा से मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ही कोयला का प्रमुख क्षेत्र है कोरबा। कोरबा को भी को से को कनेक्ट किया था, नहीं याद आया होगा? अभी पीछे वीडियो जाओ, देखो जाकर के, देखो कितनी आसानी से याद होगा। मुझे इसीलिए थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि पीछे मेरा कमांड है इस टॉपिक पर, खनिज वाले टॉपिक पर कमांड कर लेना बहुत अच्छे से। तो दिल्ली राजहरा भी हमने याद किया था, कोरबा भी याद किया था। तो छत्तीसगढ़ में स्थित कारखाना है, इसको लोहा कहां से मिलेगा? क्लियर। कोयला कहां से मिलेगा? क्लियर। साथ ही झारखंड की भी माइंस हैं, बोकारो, झरिया, यहां से भी कोयला यहां से आयात किया जाता है। राउरकेला कहां है भाई? राउरकेला हमने केला याद किया, उड़ गए होश, उड़ीसा में। उड़ीसा में बरसुआ क्षेत्र है जो आपका लोहे के लिए है, ठीक है। लोहे का प्रमुख अयस्क जहां मिलता है वह बरसुआ है, जहां से लोहा प्राप्त किया जाता है राउरकेला कारखाने के लिए। कोयला कहां से मंगाया जाएगा? देखो, एक तो झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़। और झरिया और कोरबा ये दोनों क्षेत्र हैं जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं, झारखंड के और उड़ीसा के, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं, वहां से आपका कोयला मंगाया जाता है। दुर्गापुर कहां है भाई? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। साथ ही दुर्गापुर को हमने देखा था कोयला क्षेत्र के पास यह कारखाना लगाया गया था। तो पश्चिम बंगाल में कोयला का प्रमुख क्षेत्र है भाई रानीगंज। और दूसरा ऐसा यहां पर झरिया से भी कोयला मंगाया जाता है। तो रानीगंज से एक तो कोयला मंगाया जाएगा, दूसरा झरिया से। और फिर लोहा कहां से? लोहा आपका उड़ीसा के गुआ से, ठीक। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये प्रमुख कारखाने हैं, लोएस्क प्लांट हैं जो आपके, यह इसीलिए बता दिए गए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके खूब बनते हैं, आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि इनकी लोकेशन अगर आपको स्टेट पता चल गया, स्टेट के बाद आपके लिए लोहा कहां से प्राप्त होता है, कोयला कहां से प्राप्त होता है, बहुत आसान हो जाता है याद करना। बोकारो पर आते हैं। बोकारो कहां है? शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, बोकारो आपका झारखंड में है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर होगा? झारखंड में होगा। और यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना। शुरू में आप देख रहे हैं बोकारो है, विशाखापत्तनम है, इनमें सब में सहयोग कौन कर रहा है? हमारा मित्र ही कर रहा है क्योंकि भाई हमारी भलाई चाहता है, तो भलाई से हमने याद कर लिया भिलाई इस्पात संयंत्र, किसके द्वारा? यूएसएसआर के सहयोग के द्वारा। अब बोकारो झारखंड में है, तो झारखंड में झरिया, बोकारो से आपका कोयला मिलेगा। और लोहा कहां से मिलेगा? लोहा किरीबुरु आपका उड़ीसा में स्थित है, यहां से आपका लोहा मिलेगा। विशाखापत्तनम पर आते हैं भाई। विशाखापत्तनम हमने देखा था जो तटीय आपका यह इस्पात संयंत्र है भारत का, ठीक है। तो विशाखापत्तनम आपका कहां पर है? विशाखापत्तनम तो हर कोई जानता है आंध्र प्रदेश में है। और यूएसएसआर इसमें सहयोग कर रहा है आपका भारत का, ठीक। भारत का देखो बोलते हैं ना कि पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी कारखाने हैं कोई भी समुद्र तटीय नहीं है। ज्यादातर जो कारखाने रखे गए हैं वह देखा गया है भाई कोयला और लोहा, यह क्षेत्र भी ध्यान में रखते हुए इनको विकसित किया गया। लेकिन जो विशाखापत्तनम था, यहां पर आपको देखो लोहा तो मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के पास स्थित है बैलाडीला। बैलाडीला भी पीछे बताया गया था, दिल पर राज करना है तो उनमें से कोई भी बैल नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस पर? 36 लोगों को, है ना, 36 लोगों का गढ़। तो छत्तीसगढ़ में ही स्थान था आपका बैलाडीला। बैलाडीला से लोहा तो मिल जाएगा इसको, लेकिन कोयला या तो दामोदर घाटी से मिलता है या फिर यहां ऑस्ट्रेलिया से आयात भी कर लिया जाता है कोयले को। याद रखना, क्वेश्चन बनाया गया है कि विशाखापत्तनम जो आपका तटीय इस्पात कारखाना है, यहां जो कोयला आयातित किया जाता है किस देश से आयात किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से यह आयात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेलम पर। भाई सेलम जो इस्पात कारखाना था, एक तो यह पता होना चाहिए यह लौह अयस्क क्षेत्र के पास है, ठीक है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में हमने जो शेवराय की पहाड़ियां पढ़ी थी, जेवादी, शेवराय, ये सारी पहाड़ियां पढ़ी थी, वहां जब शेवराय पहाड़ियों से ही इसको लोहा प्राप्त होता है। तो तमिलनाडु में स्थित है या शेवराय की पहाड़ियों से इसको लोहा मिल रहा है। और कोयला कहां मिल रहा है? ध्यान करो, तमिलनाडु में ही हमने नेवली जिला पढ़ाया था, नेवली डिस्ट्रिक्ट बताया था। वहां आपको कोयला के जब प्रकार बताए गए थे तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस के बाद जो तीसरा प्रमुख कोयला था जिसे लिग्नाइट कोयला बोलते हैं, ध्यान आया, रिवीजन हो रहा है आपका। लिग्नाइट कोयला आपका कहां मिल रहा था? इसी तमिलनाडु में मिल रहा था। इसीलिए इस इस्पात संयंत्र का विकास किया गया वहां पर, जिसे नाम दिया गया सेलम इस्पात संयंत्र। तो इसको कोयला कहां से मिलेगा? नेवली जिले से मिलेगा। और यहां कोयला कौन सा होगा? लिग्नाइट कोयला होगा। इसे ही भूरा कोयला बोला गया था। रिवीजन कर लेना, उसको कई बार रिवाइज करना, तब आपको याद आ जाएगा। देखो इस कारखाने में क्या है ना, स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन तो आपने देखे ही हो ना, घरों पर होते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं तो ऑमलेट वगैरह बनाते रहते होगे। तो स्टेनलेस स्टील का आखिर अलग तरीके से क्यों विकास करना पड़ता है, निर्माण क्यों करना पड़ता है? रीजन क्या है? देखो जो भी आप स्टील वगैरह देखते हैं ना, स्टील वगैरह में आपका लोहा यूज होता है प्लस कार्बन यूज होता है बहुत मिनिमम मात्रा में। लेकिन आपको अगर स्टेनलेस स्टील बनानी है तो स्टेनलेस स्टील के लिए आपको निकिल और क्रोमियम, ये दोनों धातुएं, और निकिल और क्रोमियम दोनों याद की थी, ध्यान है, निकल और क्रो से। किस राज्य से? उड़ीसा से। अर्थात सर्वाधिक मात्रा में एकाधिकार है किस राज्य पर है? उड़ीसा पर है। अब भैया तमिलनाडु की स्थिति आप जानते हैं उड़ीसा के निकट है, ज्यादा दूर तो है नहीं है। तो निकिल तमिलनाडु की स्थिति उड़ीसा से कहां निकट है? ठीक,
तमिलनाडु की स्थिति तो आंध्र प्रदेश के निकट है, लेकिन तमिलनाडु में जो धात्विक खनिज के रूप में थोड़ा बहुत निकिल और क्रोमियम भी मिल जाता है, तो इसीलिए निकिल और क्रोमियम का यूज लोहे के साथ कर लिया जाता है, जिससे यहां पर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। तो अब आपसे पूछेगा स्टेनलेस स्टील का निर्माण किस संयंत्र में किया जाता है, तो आप बता दोगे सेलम जो इस्पात संयंत्र है तमिलनाडु में स्थित है, यहां पर आपका स्टेनलेस स्टील का भी निर्माण किया जाता है। अभी जब भी बर्तन देखना तो आप इस चीज को कनेक्ट कर लेना। अब देखो लौह इस्पात उद्योग हमने देख लिए, मुख्य मुख्य जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एल्युमिनियम उद्योगों पर। देखो एल्युमिनियम जो उद्योग है वह जो यहां पर 4 आपको प्रमुख कंपनी बताई जा रही है ना, ये उद्योग बताए जा रहे हैं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है और फिर इन्हीं पर कमांड करनी है और देखो याद करा दिए जाएंगे अभी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और एल्युमिनियम उद्योग को एक एक को समझते हैं। एल्युमिनियम के लिए पहले बेसिक सी समझ यह होनी चाहिए कि यह जो इंडस्ट्री लगाई जाती है, यह विद्युत उत्पादन जितने भी संयंत्र आपके कहीं भी लगा होगा उसके पास में ही लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के उद्योगों के लिए विद्युत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है ना। और यह एल्युमिनियम आपका प्राप्त किससे होता है? इसका अयस्क है आपका बॉक्साइट। ठीक है, यह तो आप बेसिक सी समझ है, आप जानते होंगे कि बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क होता है जिससे आपके एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। साथ ही यह इंडस्ट्री जो लगाई जाएगी यह विद्युत ऊर्जा वाले जितने उत्पादन वाले क्षेत्र होंगे उसके पास ही लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए विद्युत की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। 4 आपको देखिए कंपनी दिख रही होंगी, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को। ठीक है, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन या कंपनी। ठीक है, तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम के रूप में जानते हैं। बाल्को आपका भारत एल्युमिनियम के रूप में जाना जाता है। नाल्को आपका नेशनल एल्युमिनियम के रूप में जाना जाता है। माल्को आपका मद्रास एल्युमिनियम के रूप में जाना जाता है। इन चारों के आपको फुल फॉर्म बता दिए गए, लेकिन फुल फॉर्म थोड़ी ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और फुल फॉर्म ही पूछ दिया तो आपके लिए तो आसान है ना याद करना, और ये कठिन तो है नहीं इतना। पूछता है कि भाई यह जो आपकी कंपनी है आपकी हिंडाल्को जो भी एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, यह कहां पर स्थित है, इनको लेकर मिलान करने को क्वेश्चंस खूब आते हैं। साथ ही एक बेसिक सी समझ यह समझ लो कि पहली जो एल्युमिनियम उत्पाद कंपनी थी वह आपकी बाल्को है, और भारत की अगर सबसे बड़ी पूछता है, सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है, तो नाल्को है। ठीक, यह 2 फैक्ट आपको याद करने हैं बाल्को और नाल्को के बारे में। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आ रही थी तो उस समय देखो लौह इस्पात भिलाई राउरकेला, उसी समय आपके यह बाल्को जो इंडस्ट्री है इसका भी विकास हुआ। ठीक, तो यह समझिएगा केवल लौह इस्पात क्षेत्र में ही नहीं सरकार ने फोकस किया था, भारी उद्योग जितने भी हैं, चाहे लौह इस्पात हो चाहे एल्युमिनियम हो, यहां पर सरकार ने पूरा का पूरा फोकस किया था कि इसको विकसित किया जा सके जितनी तेज गति से। अब हिंडाल्को कहां पर है आपका? हिंडाल्को रेणुकूट में है। यूपीपीसीएस या आरओ का दे रहे हो तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेणुकूट आपका कहां स्थित है? रेणुकूट आपका सोनभद्र जिले में ही स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ही यह एल्युमिनियम कंपनी स्थित है हिंडाल्को। अब देखो हिंडाल्को, हिंद का मतलब क्या है? हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से जो भी टकराएगा उसे कूट दिया जाएगा। ये जो भी टकराया उसे कूट दिया गया है ना, जानते हो ना आप, तो ऐसे कनेक्ट किया हमने हिंदुस्तान से, और कूटने से कनेक्ट कर लिया भाई, कूट दिया गया जो भी हिंदुस्तान से टकराया। अब बात आती है भाई बाल्को और नाल्को। ठीक है, देखो बाल्को और नाल्को को याद करना है, तो बाल्को क्या सेंस दे रहा है? बालक का सेंस दे रहा है। पढ़ रहे हो आप इसको? अब इसको प्रोनाउंस करो, तो बालक का सेंस दे रहा है। और बालक को क्या मानते हैं? बालक को, बच्चे को क्या बोला जाता है? बच्चा भाई ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर का या रब्बा का, रब का। ठीक है, तो रब से आपने याद कर लिया कोरबा। अब यार कोरबा थोड़ी याद कराया जाएगा कि कोरबा कहां पर है, कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है। कोरबा हमने कोयला उत्पादन के लिए को से को कनेक्ट किया था, कई बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका है, तो कोरबा नहीं याद कराया जाएगा, लेकिन बाल्को आ जाएगा। तो आप बता दो कि भाई बाल्को से हमने बालक को कनेक्ट किया, प्रोनाउंसिएशन किया, तो बालक का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। और बालक ईश्वर का, ईश्वर मतलब रब का, ईश्वर को ही रब बोलते हैं। कोरबा हो गया आपका रब्बा या कोरबा। ठीक, नाल्को नालायको। ठीक है, तो बाल्को नालायको, और जो नालायक होते हैं उनका पूरा का पूरा, आप बताइए जो स्कूल्स वगैरह में रहते होंगे, जो नालायक होते थे उनका पूरा का पूरा कॉपी कैसा रहता था? कोरा रहता था। तो कोरा से ही हमने कनेक्ट किया नालायकों को, नालको से, नालको को हमने पढ़ा नालायकों। ठीक है, जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ना उसी आधार पर हमें तरीका बना लेना है। जैसे बालकों का बालक के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, तो हमने उसे बना लिया कि बालक जो है आपका किसका रूप होते हैं? बोले ईश्वर का या रब का रूप होते हैं, तो कोरबा हो गया। नालको जो है नालायक रूप से प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसका निमोनिक्स बना लिया, नालायक से हमने कोरा, यानी कि कोरा कैसे? नालायक जो होते थे, जितने नालायक बच्चे होते थे, उनका सबका जो कॉपी रहता था वो कोरा ही रहता था। कोरापुट आपको याद हो गया होगा, यह कोरापुट आपका भुवनेश्वर में स्थित है। माल को देखो, जब आपके पास जेब में माल होगा ना तभी आप कहां जाओगे? टूर पर जाओगे। तो कितना आसान है याद करना, जेब में जब माल होगा तभी टूर पर जाओगे। माल से हो गया आपका मालको, और टूर पर जाओगे, टूर से हो गया मेट्टूर। हाँ, मेट्टूर आपका कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है।
यही प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग हैं और इनसे संबंधित आपका यही क्वेश्चन केवल आता है, मिलाने के लिए ही क्वेश्चंस ही आता है, मैच करने के लिए। और इससे बाहर क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे तो फिर वो किसी को नहीं आ रहे होंगे। आप इस पर लेकिन कमांड रखो, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही ये कुछ निमोनिक्स आपको बताए गए हैं कि हिंदुस्तान से जो भी टकराएगा कूट दिया जाएगा। बालको क्या है, बालक का ही प्रोनाउंस दे रहा है भाई, तो बालक से ही हमने बताया कि ये ईश्वर का रूप होते हैं बालक, और ईश्वर से आपने रब्बा को बनाया है ना, ईश्वर को ही रब्बा बोलते हैं ना, कोरबा हो गया आपका। नालको क्या है, नालायक का दे रहा है ना साउंड, तो नालायक से आपने, नालायकों का कॉपी कैसा रहता है, कोरा रहता है, तो कोरापुट हो गया। माल आप जेब में होगा ना जब माल आपके, तभी आप टूर पर जाओगे, टूर से आपका में टूर हो गया। याद हो गई होंगी एल्युमिनियम इंडस्ट्री, आप कंफ्यूजन जो भी रहता होगा वो भी खत्म हो गया होगा। अब आते हैं अगले वस्त्र उद्योगों पर। देखो रोजगार के मामले में अगर देखा जाता है, बोला जाता है कि कृषि के बाद एक तो सर्वाधिक रोजगार हमारा कहां पर है, कृषि पर है, जानते हैं आप। उसके बाद अगर दूसरा कोई इंडस्ट्री है ना जो प्रमुख क्षेत्र आपका एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर जो जनरेट कर रहा है, वह आपका वस्त्र उद्योग भी है। अब इसको एक एक करके हम वस्त्र उद्योगों को समझ लेते हैं, और जो भी प्रश्न आपके आए हुए हैं हमें वह पढ़ना है, फालतू का कचड़ा नहीं हमें पढ़ना है ना, सब कलेक्ट नहीं करके रख लेना है। सूती उद्योगों का विकास कहाँ हुआ, कैसे क्या इतिहास रहा है, सब क्या जानने की जरूरत है हमें, केवल अपना सेलेक्टिव अप्रोच के साथ में हमें वह चीजें पढ़ लेनी है जहां से हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अब सूती वस्त्र उद्योगों पर जाएंगे तो बेसिक समझ यह होनी चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग आपका भार ह्रास उद्योग नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो कच्चा माल कहीं भी हो ना आपका, लेकिन उद्योगों का विकास किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है। तो इसी कारण आप देखोगे भारत के मैनचेस्टर के रूप में विकसित हुआ कौन सा, गुजरात का अहमदाबाद। यहां फोकस जो किया जाता है, मुख्य फोकस पहला किया जाएगा कि भाई जहां से परिवहन आसान हो, है ना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो सूती वस्त्र जो उद्योग होंगे आपके, तो उद्योगों का विकास भी हम वहीं करेंगे, नजदीक करेंगे। तो इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास भारत में सर्वाधिक हुआ है। तो भारत का मैनचेस्टर भी किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। और मैनचेस्टर जब हमने वर्ल्ड की मैपिंग की थी, वहां बहुत अच्छे से समझा था वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में कि मैनचेस्टर में आपका सूती वस्त्रों का विकास बहुत तेज गति से हुआ। शुरुआती स्तर पर जो औद्योगिक क्रांति हुई, वस्त्र उद्योगों का जो विकास हुआ, वह मैनचेस्टर में ही होता है। जब भारत से ही कच्चा माल जाता है, और भारत का ही मैनचेस्टर किसको बोल देते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, या पढ़ चुके हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। इसी आधार पर देखो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कोयम्बटूर को बोला जाता है। यह तीन प्रमुख फैक्ट हैं, एकदम याद रखना आप कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर है। और अगर पूछा जाए सूती वस्त्र की मिलें सर्वाधिक कहां पर हैं, तो आपको बताना है वह तमिलनाडु है। ठीक, सर्वाधिक मिलें जो हैं सूती वस्त्र की कहां पर हैं, आपको दिखेंगी तमिलनाडु में दिखेंगी। अगला उद्योग देखते हैं रेशम वस्त्र उद्योग। देखो रेशम वस्त्र उद्योगों को लेकर के आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, वह एक तो इसकी प्रमुख जो वाणिज्यिक किस्में होती हैं, देखो 5 इसकी प्रमुख वाणिज्यिक किस्में हैं, जिसमें आपका मलबरी रेशम हर कोई जानता है, और मूंगा रेशम हो गया। तीसरा है आपका इरी रेशम। इरी रेशम के बाद में ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, यह प्रमुख 5 आपकी किस्में होती हैं, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए मूंगा के मामले में भारत का इस तरीके की जो किस्म है, इस पर एकाधिकार है। अर्थात यह केवल और केवल कहां पर होती है, मूंगा जो आपकी रेशम की प्रमुख जो आपकी किस्म है, यह भारत में ही होती है। लेकिन अपने को याद करना है रेशम उत्पादन के मामले में, और मुख्य रूप से मलबरी, क्योंकि मलबरी रेशम ही है, या जितनी भी किस्में आपकी 5 दिख रही है ना, इसमें अगर आपका बहुतायत मात्रा में कोई रेशम मिलता है तो मलबरी रेशम ही पाया जाता है। तो इसके उत्पादन के मामले में आपको यह पता होना चाहिए केवल कि भारत में सर्वाधिक इस तरीके का रेशम का उत्पादन कहां होता है, तो कर्नाटक, हाँ नाटक से ही आपने याद किया था कर्नाटक को। तो आप समझिए कि रेशम का उत्पादन सर्वाधिक शीर्ष कौन सा आपका राज्य है, तो कर्नाटक रहेगा शीर्ष पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं जूट उद्योगों पर। पीछे बताया था स्वतंत्रता से पूर्व जो औद्योगिक विकास समझाया था, तो बोला था ना कि पहला जो जूट कारखाना लगाया गया वह कोलकाता में लगाया गया। और सूती मिल कहां पर लगाई गई थी, तो सूती मिल भी हमने पढ़ी थी महाराष्ट्र में लगाई गई थी। ठीक, अब एक एक करके देखो, यह फैक्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जूट उत्पादन के मामले में हमें यह पता होना चाहिए कि विश्व में भी हम सबसे अग्रणी हैं, यानी कि जूट के मामले में विश्व में भी अग्रणी है, और पश्चिम बंगाल तो हमारा भारत में प्रथम है ही। बेहद आसान है यह फैक्ट, और आपको याद भी होगा। ऊनी वस्त्र उद्योगों में देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योगों में जो पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल लगाई गई वह कानपुर में ही लगाई गई। और कानपुर आप जानते हैं भारत का क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपने बताया राजस्थान। कनेक्ट करो थोड़ा पीछे से अगर याद कर पा रहे हो, जब हमने पशुधन के मामले में पढ़ा था पीछे, जब एग्रीकल्चर वाला सेक्टर पढ़ रहे थे, तो सर्वाधिक पशुधन के मामले में आपका कौन सा राज्य शीर्ष पर हो गया है, राजस्थान। संशोधन कराया था वहां, उत्तर प्रदेश से आगे निकल गया है राजस्थान।
और पशुधन में ऊन मिल रही है भाई, ऊन कहां से मिलेगी, बोले भेड़ से मिलेगी। और भेड़ों की संख्या के मामले में भी कॉमन सेंस लगाकर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य आगे रहेगा, आप बता दोगे राजस्थान ही शीर्ष पर रहेगा, और इसीलिए ऊन के उत्पादन के मामले में आपको राजस्थान। अब देखो यहां कंफ्यूज करता है आपको आयोग कि अब ऊन तो आपको पता है भेड़ों से मिल रही है, और तो ऊन पश्मीना शाल भी खूब जानते हो गर्म होती है भाई, अंगोरा ऊन भी, आप अंगोरा ऊन की भी स्वेटर्स आपने खूब पहने होंगे। बोले पश्मीना शाल और अंगोरा जो भी ये प्रमुख आपकी ऊन है यह दिखाई देती हैं, और पूछ देता है आयोग भाई यह जो है ऊन किससे प्राप्त होती है आपको, तो यह देखो पश्मीना जो होती है यह बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है। जो पश्मीना ऊन आप देखते हो ना, पश्मीना शाल, यह भेड़ से नहीं मिलती है, बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, आप वहां पर भेड़ ऑप्शन में देखोगे सही कराओगे। और आयोग इसलिए तो प्रश्न बनाता है, जानता है कि ऊन हम जानते हैं केवल भेड़ से ही मिलती है, लेकिन पश्मीना जो ऊन है आपकी वह बकरी से प्राप्त होती है, अर्थात बकरी की प्रमुख नस्ल होती है। फिर आते हैं अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन कहां से मिलती है, तो अंगोरा जो ऊन प्राप्त की जाती है जो भाई खरगोश की नस्ल होती है उसके जो रेशे होते हैं वहां से, खरगोश की जो नस्ल होती है वहां से अंगोरा ऊन। अब अंगोरा याद हो जाएगा तो पश्मीना अपने हाथ याद कर लेना आप। देखो अंगोरा कैसे याद करोगे, अंगोरा किसका होता है, आपने बताया भाई अंगोरा तो खरगोश का ही होता है, खरगोश देखा है आपने सफेद सफेद, तो अंगोरा किसका होता है, खरगोश का। तो अंगोरा ऊन आपको याद आ गई, ऐसा निमोनिक्स बना लिया, आप कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। तो अंगोरा तुरंत आप बताओगे खरगोश का होता है, तो खरगोश से हमें अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। चीनी उद्योग पर आते हैं भाई। वस्त्र उद्योगों के बाद अगर देखा जाए दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो दूसरा आपका चीनी उद्योग ही है। चीनी उद्योग के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य ही यहाँ पर कंपटीशन चलता रहता है। 2022 में आपका चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर था, और अभी चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश दोबारा से शीर्ष पर आ गया है। इसके लिए क्या अनुकूल स्थितियां चाहिए, ये पीछे हम सारी देख चुके हैं, तो यहां वह डिटेल से जाने की जरूरत है नहीं देखा है आपने, पीछे जाना, कृषि वाला वीडियो देख लेना, और उसके और पीछे और डिटेल से थोड़ा समझना है किसी भी फसल के पीछे कि क्या परिस्थितियां रहती हैं, क्या अनुकूल स्थितियां चाहिए होती हैं, तो और पीछे जाना, महाभारत के मानसून के बारे में पढ़ लेना जाकर के। अब चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो यहां जानेंगे हम सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहां, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चीनी उत्पादन गन्ने से ही क्या बनती है, चीनी उत्पादन भी सर्वाधिक अभी कहां है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश। यहां आप समझिए 2022 में महाराष्ट्र था अभी, लेकिन उत्तर प्रदेश है वर्तमान समय में। प्रति हेक्टेयर के मामले में कहां पर सर्वाधिक है, तो आपने बताना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रति हेक्टेयर के मामले में बताइए गन्ना उत्पादन तमिलनाडु। आप जानते हैं नॉर्थ जो इंडिया है साउथ इंडिया है, इसके बीच भी इस समय कंपटीशन चल रहा है ना। नॉर्थ इंडिया में गन्ने की उत्पादकता लगातार घटती जा रही है, तुलनात्मक रूप से साउथ इंडिया में गन्ने की उत्पादकता भी बढ़ रही है। इसी कारण से जो चीनी मिल है आपकी वह कहां शिफ्ट हो रही हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर शिफ्ट हो रही हैं। उसका कारण क्या है, एक तो वहां पर एक प्रमुख कारण यह भी है कि प्रति हेक्टेयर जो गन्ना उत्पादन जहां ज्यादा होगा तो भैया चीनी मिल जो उद्योगपति होंगे या बिजनेसमैन होंगे पैसा कहां लगाना चाहेंगे, बोले साउथ में ही लगाना चाहेंगे, तो इसीलिए तमिलनाडु आपका, आप देखो याद हो गया होगा आपको। सर्वाधिक चीनी कारखाने कहां पर लगाए गए हैं अभी वर्तमान में, कहां पर हैं, महाराष्ट्र में ही स्थित है चीनी कारखाने सर्वाधिक, लेकिन उत्तर प्रदेश सीट पर इसलिए क्योंकि भाई गन्ना उत्पादन सर्वाधिक यहां पर है। ठीक, रेल कंपनियों में देखो कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपके एग्जाम्स में लगातार आते रहते हैं, तो इसीलिए आपको वहां पर सीरीज सारणी बनाकर दे दी गई है। इससे बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, रेल से रिलेटेड जो भी आएगा। रेलवे का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, आरओ दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, तो इसमें यही आएगा क्वेश्चन, यहीं से घुमा फिरा कर पूछता रहता है। देखो या तो इंजन बनना होगा या डिब्बे बनने होंगे जिन्हें कोच बोलते हैं। ठीक, या तो इंजन बनेगा या डिब्बे बनेगा, और ये उद्योग क्या करेंगे काम भाई, रेल संबंधी क्या करेंगे, या तो इंजन बनाएंगे या डिब्बे बनाएंगे। अब चितरंजन जो लोकोमोटिव है ये क्या बनाता है, इंजन बनाता है। चितरंजन लोकोमोटिव कहां स्थित है, क्वेश्चन क्या आता है, चारों आपकी कंपनी दे देगा और आपके आगे स्थान दे देगा, नहीं अगर चार देगा तो दो तो ऑप्शन में आपसे देगा ही देगा यहां से, और दो के आधार पर आप एलिमिनेट कर लोगे अगर आपको चीजें याद हो गई। देखो अभी याद भी करा दी जाएंगी। चितरंजन आपने बताया वर्धमान पश्चिम बंगाल में है, याद कैसे करोगे, चितरंजन दास, सीआर दास के बारे में पढ़ा था, स्वराज पार्टी जब हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा था तो सीआर दास भाई कहां पर थे, बोले पश्चिम बंगाल में ही तो सक्रिय थे, साथ ही उन्हीं के नाम पर ही या पश्चिम बंगाल में चितरंजन शहर भी है। तो चितरंजन आपका लोकोमोटिव कहां पर है, वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। डीजल, तो जल आपने बताया, डीजल से आपने जल को निकाला, और जल के लिए आप कहां जाते हो, गंगा जल, आप वाराणसी जाते हो, अब हरिद्वार भी जाते हो ठीक है, लेकिन वाराणसी भी तो जाते हो आप उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में जाना है हमें, तो उत्तर प्रदेश में आपने बताया वाराणसी कनेक्ट किया डीजल को, तो डीजल लोकोमोटिव डीजल इंजन बनाता है, और ये कहां स्थित है, वाराणसी में स्थित है। इंटीग्रल कहां पर है, इंटीग्रल आपका पेरम्बूर में है, कुछ चीजें याद भी कर लो। और रेल कोच, देखो रेल कोच फैक्ट्री पूछता रहता है कपूरथला, और यह कपूरथला कहां पर है, बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो रेल कोच आपका बनाता है, सवारी कोच बेसिकली बनाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेल डिब्बे बनाता है या सवारी कोच, साथ ही साथ मालगाड़ी में जो डिब्बे हैं ना कोच हैं आपके, यह भी बनाता है इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है, जो चेन्नई में स्थित है। और जो पंजाब वाली है अपनी फैक्ट्री रेल कोच फैक्ट्री, यह केवल सवारी कोच जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना,
तो इनके जो डिब्बे बनाता है, बन के आते हैं। यह रेल कोच फैक्ट्री कहां से? कपूरथला से। अभी तो बहुत सारी कोच फैक्ट्री हो गई हैं, ये शुरुआती स्तर की आपकी रेल कंपनियां हैं, तो यहां से प्रश्न आयोग लगातार बनाता रहता है। सीमेंट उद्योग देखते हैं अगला प्रश्न भाई, सीमेंट उद्योगों से। सीमेंट आपका देखो, जब कोर इंडस्ट्री आपकी पढ़ाई थी, 8 प्रमुख कोर इंडस्ट्री बताई गई थी, उसी में सीमेंट इंडस्ट्री भी थी। यहां से प्रश्न क्या होता है भाई, सीमेंट के लिए जो बेसिक आपका महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, उसके लिए लोहा होता है, कोयला होता है, ठीक है, बेसिकली लोहा ही होता है। कोयला तो आप एनर्जी के लिए चाहते हैं, और कार्बन का कुछ सीमित मात्रा में प्रयोग भी करते हैं इस्पात बनाने के लिए। वैसे ही सीमेंट के लिए आपको चाहिए चूना पत्थर। चूना पत्थर आपका एक बात बताओ, यह भार ह्रास उद्योग है। भार ह्रास मतलब है जहां चूना पत्थर मिलेगा उसी के आसपास ही इंडस्ट्री मिलेगी। ये बताना है आपको भाई। चूना पत्थर के लिए शुरू से बताया गया था कि जो विंध्यन रेंज है आपकी, यह विंध्यन रेंज आपका चूना पत्थर की दृष्टि से शीर्ष आपका उत्पादक या भंडारण में शीर्ष स्थान पर नजर आएगा। यानी कि चूना पत्थर कहां मिलेगा, इसके भंडार कहां मिलेंगे, तो विंध्यन क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो विंध्यन श्रेणी आपका राजस्थान से लेकर के बिहार तक, इसका हमने विस्तार पीछे देख लिया है ना? नहीं ध्यान है? विंध्याचल इसको उत्तर प्रदेश में बोलते थे, बिहार में इसको कैमूर। याद आया? नहीं याद आया? जाओ देखो जाकर के वीडियो पीछे, जब हमने पहाड़ियां पढ़ाई थी और पहाड़ियों के बारे में मैपिंग कराई थी, तो वहां पर विंध्यन श्रेणी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो इन्हीं जगहों पर आपका चूना पत्थर मिलेगा, तो इसीलिए इसी क्षेत्र में आपका सीमेंट उद्योग भी दिखाई देगा। तो राजस्थान के क्षेत्र में सवाई माधोपुर और सीकर क्षेत्र है ना, सीकर भी आप सुना है आपने, सवाई माधोपुर भी आसान है। रत्ना, कटनी और रतलाम, यह तीनों आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं, विंध्यन क्षेत्र में जो स्थित हैं, जहां पर आपका सीमेंट उद्योग दिखाई देगा। फिर उत्तर प्रदेश में देखो चुनार देखते हैं। चुनार कहां है? मिर्जापुर में है। अब यार चूना से आप याद नहीं कर पाओगे क्या? चूना से चुनार, चूना पत्थर से ही चुनार याद कर लोगे, और चुनार में ही आपका क्या है? सीमेंट उद्योग है। सीमेंट के लिए चाहिएगा चूना पत्थर, और इसी आधार पर हमने बना लिया निमोनिक्स चुनार। चुनार से चूना पत्थर को कनेक्ट किया, और वहां से चुनार आपने बताया मिर्जापुर। मिर्जापुर देखो आसान है, मिर्जापुर हर किसी ने देखा होगा। अब मिर्जापुर में सब एक दूसरे को क्या लगाते रहते थे? चूना लगाते रहते थे। तो चुनार आपका कहां स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। बिहार में देखो डालमिया नगर। अब डालमिया नगर आपने सुना तो होगा ही सीमेंट के बारे में, जब भी सुनते होंगे, ठीक, डालमियागंज जब भी आप सुनते होंगे, तो डालमिया नगर आपका क्या है? सीमेंट उद्योगों का यहां पर सर्वाधिक विकास हुआ है। बिहार में जो आपकी विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी जहां पर विस्तार है बिहार में, वहीं पर डालमिया नगर स्थित है, और वहीं आपका सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। यह सीमेंट उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य थे, और काफी आसान है याद करने, पीछे से कनेक्ट करके जवाब याद करोगे। विश्व में अगर पूछा जाए सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, तो चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है यहां पर, ठीक। कागज उद्योग देखते हैं। यहां वन आधारित कुछ प्रमुख उद्योग हैं, तो आपको बताना है कि कागज उद्योगों से जो प्रश्न आपके आए हैं वह आपको यहां तैयार कर लेने हैं। देखो वन आधारित उद्योगों में हम देखेंगे इसके बारे में, तो जो पेड़ों से लुगदी मिलती है उससे आपका कागज तैयार किया जाता है। एक तो कागज नॉर्मली आप यूज करते हो वह होते हैं, दूसरा आपका कागज होता है अखबारी कागज। दोनों से देखो प्रश्न बनाए जाते हैं। जो कागज पर कारखाना पहला बनाने की कोशिश की गई वह सेरामपुर में की गई, और दोनों ही आपके देखो शुरुआती स्तर पर पश्चिम बंगाल में ही यह कोशिशें होंगी, ठीक। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहली जो मिल लगाई गई वह सेरामपुर में लगाई गई, लेकिन यह असफल हो जाती है। फिर कागज की पहली सफल कारखाना या पहली मिल सफल कहां लगाई गई? बालीगंज में लगाई गई। अब सेरामपुर से आपको श्रीराम से याद करना है। श्रीराम भगवान ने क्या किया था? श्रीराम भगवान ने बाली को मारने की पहले कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। तो श्रीराम से हमने याद कर लिया शेरामपुर, और किसको मारने की कोशिश की थी? बाली को। बाली से देखो दूसरा याद हो गया बालीगंज। पहला देखो जो कारखाना लगाया गया वह सेरामपुर में लगाया गया, लेकिन वह असफल रहा था, क्योंकि भगवान श्री राम जो है बाली को, आप अपने रामायण तो इतना पता होगा ना, रामायण का कांड आपने सुग्रीव वाला पढ़ा होगा, वहां बाली को मारने जाते हैं तो पहले श्री राम भगवान क्या होते हैं? असफल होते हैं। तो श्रीरामपुर में इसीलिए पहला जो कारखाना लगाया गया वह असफल हो गया, लेकिन दोबारा जब वो बाली को मार देते हैं तो दोबारा जो बालीगंज में लगा वह सफल रहा, पहला सफल कागज कारखाना है। देखो याद दोनों। अब अखबारी कागज कहां पर है? तो बहुत आसान है, नेपा नगर में आपका अखबारी कागज है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां अखबारी कागज जो आपका दिखाई देता है, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, इसका जो पेपर बनता है यह नेपा नगर में पहला लगाया गया मिल, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब आते हैं उद्योगों का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो प्रमुख बताया गया था, भारत की प्रजातियां और जनजातियां, बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप उठाकर देखना, आप पेपर उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर का, वहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और आज ना आपको ये याद करा दी जाएंगी। जितनी जनजातियां हैं देखना कैसे आपको टिप्स पर होती हैं, बहुत सारी तो आपको याद होंगी, अभी जब बताई जाएंगी ना, चीजें समझाई जाएंगी, पीछे से कनेक्ट कराई जाएंगी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कैसे हम पहले से ही बहुत सारी चीजों को जानते हैं। बस तथ्यों को समझकर पढ़ा करो तो तथ्य बहुत आसान होते हैं। देखो भारत की प्रजातियां और जनजातियां समझते हैं, तो पहले आज तक तो बहुत से बच्चों को यही नहीं क्लियर होगा कि प्रजातियां और जनजातियां क्या होती हैं। देखो जिसे हम रेस बोलते हैं प्रजातियों को, और जनजातियों को आप ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, यह तो पहले क्लियर होना चाहिए आपको।
अब प्रजातियां क्या होता है, तो प्रजातियां जो होती हैं एक विशेष मानव वर्ग, एक कोई भी विशेष मानव वर्ग ले लेंगे और उसकी जो शारीरिक संरचना देखी जाएगी, बाह्य लक्षण देखे जाते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ठीक है, बाल हो गया, ये सारी चीजें देखी जाती हैं और उसके आधार पर यदि समानता पाई जाएगी तो बोला जाएगा कि यह एक रेस का, इस रेस का व्यक्ति है। यानी कि उसके कद काठी को, उसकी शारीरिक संरचना को देख करके हम बता देंगे कि यह किस रेस का व्यक्ति है। तो वह होती है आपकी प्रजाति। और उस प्रजाति के भीतर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रजाति का व्यक्ति है, उस प्रजाति के भीतर जो लोग होते हैं, समुदाय होते हैं, कुछ समुदायों के अपने अलग रिचुअल्स होंगे, कस्टम्स होंगे, और वही बी समुदाय का, ए समुदाय का अलग रिचुअल्स कस्टम, बी का अलग, सी का अलग होगा। तो यह आपकी जो, यह समझिएगा, जो भी प्रमुख उनके रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनमें सिमिलरिटी के बेस पर वह ट्राइब्स, जनजातियां मौजूद होती हैं। ठीक, तो वह सामाजिक समुदाय बेसिकली होता है, हर जगह पर मौजूद होता है, सभी रेसेस में मौजूद होता है, जो राज्य की मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, वह मुख्य धारा से अलग थलग पड़े रहते हैं, वह आपकी ट्राइब्स रहती हैं। और एक ट्राइब्स, आप एक समझिए, एक प्रजाति के अंदर कई सारी ट्राइब्स हो सकती हैं। अभी इसको हम समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपको प्रजाति और जनजाति में बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रजाति अपना ब्रॉडर वे में, एस्पेक्ट में समझा जाता है कि प्रजातियां हम देखेंगे कि भाई कोई एक रेस के व्यक्ति हैं, उसके भीतर कई सारी प्रजातियां भी हो सकती हैं, जनजातियां भी हो सकती हैं, सॉरी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख जो प्रजातियां भारत में मौजूद हैं वो रेसेस हम समझ लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो देखो निग्रो है। निग्रो को आसान भाषा में समझो, आपने अफ्रीकन लोग देखे हैं तो अफ्रीकन जो होती हैं उनकी रेस कौन सी होती है, निग्रो रेस ही होती है। हमारे यहाँ भी देखो अंडमान के क्षेत्र में जब आप जाओगे तो भारत का देखो मैप समझ लेते हैं और मुख्य मुख्य देखो जो आपकी प्रजातियां हैं ना उन्हें समझ लो, उनकी लोकेशन समझ लो। हमारे लिए जो जानना है वह जनजातियां ज्यादा जरूरी है, वहां से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। देखो मुख्य रूप से समझो, जो आपका अंडमान का क्षेत्र है यहाँ पर आपकी निग्रो टाइप की जो आपकी निग्रो प्रजाति है, रेस है, यह पाई जाएगी। कुछ आपका दक्षिण भारत में भी देखो दिखाई देते हैं। दूसरा आपका देखो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपको दिखाई देगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है एक तो मध्य भारत में, दूसरा ज्यादातर दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में और मध्य भारत में भी यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दिखाई देगा। मंगोलाइड देखो उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं आपके, क्योंकि जापान, चीन, ये सारे जितने भी देश हैं यहाँ मंगोलाइड आपकी रेस ही पाई जाती है। तो इसी से लगा हुआ हमारा क्षेत्र क्या है, उत्तर पूर्व का। तो यहाँ आपका मंगोलाइड देखो दिखाई देंगे। फिर देखो नार्डिक जो है आपके, नार्डिक आप समझिएगा जो पंजाब हरियाणा के लोग हैं इनकी रेस कौन सी है, नार्डिक रेस है। ठीक, अब मोटा मोटा आपको यह आइडिया दे दिया गया कहां पर कौन सी रेस मौजूद है, तो उसके आधार पर देखो आप सारी विशेषताएं बता पाने में भी सक्षम हो जाओगे और उनके निवास स्थल भी। निग्रो देखो हमने बता दिया, दक्षिण भारत में और अंडमान के क्षेत्र में मुख्य रूप से। या विशेषताएं इसकी क्या है, आप देखते हो अफ्रीकन व्यक्ति को देखा है आपने, उसके बाल कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। त्वचा कैसी होती है, स्किन आपकी काली होती है। क्वेश्चन आपका बना देता है निम्नलिखित में से किस प्रजाति की यह विशेषताएं हैं, क्या बाल घुंघराले, त्वचा काली, इस टाइप से पूछ देता है प्रश्न बना के। तो अब आसान हो गया आपके लिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड देखो दक्षिण भारत में ही आपका जो प्रमुख क्षेत्र होता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो आपकी रेस होती है इसका होता है। इनके भी बाल देखो कुछ लहरदार ही होंगे, त्वचा इनकी भी काली होगी। दूसरा नाक चौड़ी होती है, क्योंकि आप समझिए निग्रो के समान ही कुछ यह दिखाई देते हैं, हालांकि यह उतने काले नहीं होते हैं और ना ही इतने इनके बाल इतने ज्यादा घुंघराले होते हैं। ठीक, कुछ चीजें भिन्न होती हैं लेकिन लगभग यह उनके समान ही दिखाई देते हैं। तो इनका इसलिए निवास स्थल भी आपको क्लियर हो गया होगा। मंगोलाइड, मंगोलाइड आपको देखना है तो किसी भी चीन के व्यक्ति को देख लीजिए, उत्तर पूर्व के व्यक्ति को देख लीजिए, या फिर आप जापान के व्यक्ति को, नजर जैसा आ रहा है ना वही सारी विशेषताएं होंगी। इनके चेहरे पर, शरीर पर बाल नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। आंखें इनकी अधखुली होंगी, कम खुली होती हैं। ठीक है, उनका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक, और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखो इसका निवास स्थल है। बेहद आसान है आपके लिए याद करना अगर आपने उसको बेसिक समझ लिया कहां पर मौजूद है। भूमध्य सागरीय देखो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र या राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां देखो इनके चेहरे पर इनके भी बाल कम होंगे, आंखें इनकी बड़ी होती, तुलनात्मक रूप से मंगोलाइड की तुलना में इनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी और रंग भूरा होगा। ठीक, यह आपकी भूमध्य सागरीय रेस होगी। नार्डिक कौन सी होती है, देखो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आप जाओगे तो लंबे कदकाठी वाले आपको जितने भी हैं, पंजाबी हो गए, हरियाणवी हो गए, कैसे दिखते हैं आपको, लंबे कदकाठी वाले, शरीर इनका सुसंगठित होगा और सिर इनका लंबा होता है, रंग इनका साफ होता है। ठीक, तो यह आपकी रेस कौन सी है, नार्डिक रेस है, इसीलिए देखो ये अलग दिखते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरी भी अलग दिखेंगे, मंगोलाइड भी सब अलग दिखते हैं क्योंकि इनकी रेसेस भी सबकी अलग अलग हैं भाई। इसीलिए आपको समझ में आया यह डाइवर्सिटी इतनी क्यों दिखती है। अब आते हैं प्रमुख टॉपिक जो आपका जनजातियों वाला है। बड़ा कठिन लगता है, इसके तथ्य बहुत कठिन लगते हैं। अब आज के बाद बताना आपको कोई भी तथ्य कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितनी आसानी से याद होंगे। चलिए एक एक करके पहले कुछ बेसिक सी बातें समझ लो कि 2011 की जब जनगणना होती है तो वहां से देखो हमें पता चला कि हमारे भारत में 8.6% के आसपास ट्राइब्स मौजूद है। तो जनसंख्या का मजे का भाग है आपका 8%, समझ सकते हो आप, इतना आपका जनजातियां मौजूद हैं।
साथ ही भारत में सर्वाधिक अगर जनजातियां किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। यहां यह टेंशन मत लेना कि यहां पर क्यों नहीं चीजें डिटेल में बताई जा रही हैं। जब जनगणना वाला टॉपिक बताया जाएगा तो वहां बहुत अच्छे से इसको करा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ एक बेसिक सी समझ आपको दी जा रही है कि जनजातियां आपकी समझ लीजिए कि 8.6% के आसपास भारत में मौजूद हैं और सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश में जनजातियां दिखेंगी। एक ठक्कर बाप्पा हुए आपके आदिवासी के रूप में भी आपने इनका नाम सुना होगा, तो आपको बताना है भाई आदिवासी जो बोला गया था ठक्कर बप्पा के द्वारा, आदि मतलब होता है पहले से वास करने वाले, वास करने वाले मतलब निवास। ठीक, अब यह समझिए राज्य की अवधारणा जब आती है उसके पहले से ही यह आदिवासी लोग जो हैं, यह जनजातीय लोग जो हैं निवास कर रहे हैं, इसीलिए ठक्कर बप्पा के द्वारा इन्हें आदिवासी बोला गया। तो यह कुछ बेसिक सी इनके बारे में समझ थी, आपको बना लेनी है। संवैधानिक रूप से भी आप जानते हैं जनजातियों को, है ना, क्या संरक्षण दिया गया है, नहीं पता है आपको? आर्टिकल 322 पॉलिटी की क्लासेस में आपको देखो बताया भी गया होगा कि आर्टिकल 322 आपका संवैधानिक रूप से इनको क्या किया गया, संरक्षण दिया गया है, क्योंकि उन्हें संरक्षित रखना भी बहुत जरूरी था। अब एक एक करके देखो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन जो बने हुए हैं, एक तरफ आपका जनजाति दी होगी, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया होगा, बस। ज्यादा प्रश्न जो बनाए गए हैं वह ऐसे ही बनाए गए हैं। कुछ जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपने को याद रखना है किस राज्य में कौन सी जनजाति मौजूद होगी। ठीक, कुछ की आपकी या समझिए जनजातियां कोई एक राज्य में नहीं, कुछ जनजातियां रहेंगी, एक उनका प्रॉपर एक क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में जो जो राज्य आते होंगे उन सभी राज्यों में वह जनजाति दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर गोंड है जैसे, अब गोंड यार देखो गोंड क्या है, याद करना बहुत आसान है इसको, गोंड गोंडवाना लैंड से ही लिया गया है। गोंडवाना लैंड पीछे पड़ चुके हैं, बिहार आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, ये सब कहां आते हैं, गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो भैया गोंड जो ट्राइब है ये कहां कहां दिखाई देगी, इन हर जगह पर दिखाई देगी, चाहे आपका बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हर जगह आपकी गोंड दिखाई देगी। ठीक है, नहीं लिखा है तब भी आप इतना समझ जाना खुद से। अब छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियां समझते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में जो जनजाति मिलती है वह अबूझ माड़िया है। ठीक, सर्वाधिक अगर जनजाति की संख्या है वहां पर अबूझ माड़िया है, दूसरी आपकी कोरकू है, तीसरी गोंड और कोरबा। अब यह इसमें से याद कौन सी है आपको पहले से, कैसे देखो, गोंडवाना से आपको गोंड पहले से याद है, ठीक, अभी याद हो गई होगी। कोरबा हमने बहुत बार पढ़ा है, कोरबा कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था, कहां था, किस राज्य में था। देखो यहां से दो चीजें याद हो गई, एक तो हमें अगर पता है ना कोरबा, कोरबा जो क्षेत्र था किस राज्य में था, हमने याद किया था छत्तीसगढ़ में था। ठीक, को कोयला से याद किया था, छत्तीसगढ़ हमारा कोयला उत्पादन में शीर्ष पर था, याद आया। तो सभी चीजें देखो कनेक्ट होकर कैसे आप अपने आंसर को सही मार सकते हो। तो कोरबा हमें पता है छत्तीसगढ़ में था, तो कोरबा जो ट्राइब होगी ये कहां निवास करेगी, यह भी अपनी छत्तीसगढ़ में करेगी। यह दोनों देखो हमें याद थी, याद करनी है। अबूझ माड़िया और कोरकू, छत्तीसगढ़ का कोड क्या था, 36 लोगों का गढ़। अब भैया 36 लोगों का गढ़, ठीक है, आपकी तरफ अटैक कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई हमें सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, इन्हें अगर रोकना है ना, इनको रोकूं, अगर इनको रोकूं, ठीक है, रोकू, रोकू से आपका याद हो गया कोरकू। ठीक, 36 लोगों का गढ़ अगर है, इन्हें रोकना है तो बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। और क्या करना है, रोकना, रोकने से आपका हो गया, इनको रोकू कैसे, तो कोरकू, रोकू से हो गया कोरकू और सूझबूझ बूझ से हो गया आपका अबूझ माड़िया। दोनों देखो याद हो गई होंगी छत्तीसगढ़ की जनजातियां, अबूझ माड़िया और कोरकू। अब बाकी गोंड और कोरबा ये तो पहले से ही याद है अपने को। देखो झारखंड की अभी हम जनजातियां देखेंगे कैसे हमें पहले से ही बहुत सारी चीजें याद है। झारखंड में सबसे पहले पता होना चाहिए कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, सॉरी झारखंड की तो सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की देखो यहां पर सबसे बड़ी जनजाति भी समझ लेते हैं, तो उसके बाद कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। ठीक, अब वैसे देखोगे आप बहुत सारी ट्राइब्स की जो वेबसाइट्स हैं वहां तो भील ही दिया हुआ है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखोगे ना जो डेटा है, वहां गोंड को सबसे बड़ी जनजाति माना गया है। जो ट्राइब्स के अगर ऑफिशियल सरकार के ऑफिशियल डाटा पर जाओगे तो गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन क्वेश्चन में भाई पूछ ही दे कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति, तो आपको वहां पर गोंड मारना है। ठीक, जो गोंडवाना के क्षेत्र में पाई जाती है, तो भील आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। भील बेसिकली समझिए बील जो आपके शब्द है, यह द्रविड़ भाषा का शब्द है जिससे आपका भील शब्द बना है। बील का मतलब होता है धनुष। ठीक है, तो धनुष आपको यह भी पूछा गया है, देखो जो बील है या भील है इसका तात्पर्य क्या है, तो आपका इसका तात्पर्य होता है धनुष। अब पढ़ते हैं भाई झारखंड की प्रमुख, झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है इसमें आपकी संथाल जो है सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी देखो थारू, देखिए थारू को हम बढ़िया से पढ़ेंगे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हम इस जनजाति के बारे में वहां डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे। थारू की बहुत सीमित संख्या आपकी मौजूद है झारखंड में भी। फिर आपकी तीसरी देखी उरांव और गोंड, देखो गोंडवाना लैंड में मिलेगी ही मिलेगी। हो और उरांव आपने देखी। फिर कोल और मुंडा, देखो कौन कौन सी हमें याद है, कैसे याद है, संथाल,
संथालों का हमने विद्रोह पढ़ा था जब हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ा था, तो संथालों के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? तो संथाल कहां पर था? झारखंड में था। तो अब याद आ गया हमको, संथाल जो हमने झारखंड के बारे में पढ़ा हुआ था पीछे, जब मॉडर्न इंडिया से भी कैसे कनेक्ट होती है, तो संथाल अब हमको याद आ गया कि झारखंड में ही होगा। अब गोंड हमें याद है, ठीक है, थारू देखो याद हो गया। कोल और मुंडा, कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला, और कोयला का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में है। तो कोल भी याद आ गई हमें, कोल टाइप पूछी जाएगी कहां है? झारखंड में। मुंडा, मुंडा के बारे में याद करो, मुंडा विद्रोह पढ़ा था, 1899 का विद्रोह था, अभी तक मुझे याद है, आपने नहीं याद किया है तो हिस्ट्री के वीडियो देखना है करके, वहां आपको याद भी करा दिया गया था। अब बिरसा मुंडा के बारे में तो जानते हो ना यार, और बिरसा मुंडा कहां एक्टिव थे? झारखंड में। तो देखो सारी ट्राइब भी याद हैं, और वही ट्राइब से ही रिलेटेड थे ये बिरसा मुंडा। तो मुंडा ट्राइब कहां है? झारखंड में। कोल कहां है? तो कोल को कोयला से कनेक्ट किया है। थारू याद, संथाल याद हो गई, गोंड हमने गोंडवाना से याद हो गई, झारखंड की जितनी ट्राइब्स थी सारी याद हो गई। उरांव और हो, दो आपको याद कर लेनी है, उरांव और हो, ये दोनों कहां पर हैं? आपकी झारखंड में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश पर आते हैं भाई। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वह देखो, सबसे बड़ी जनजाति जो आंध्र प्रदेश की है वह चेंचू है, ठीक, आपको याद कर लेना है, जो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वह चेंचू है, ठीक। तो इसको ही कई बार बोलना है, आंध्र प्रदेश की बड़ी, बड़ी से बोडो, सबसे बड़ी, बड़ी से बोडो, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है? चेंचू। इसको कई बार आपको बोलना है, याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बड़ी, बड़ी से बेडो, और सबसे बड़ी कौन सी थी? चेंचू। चेंचू जनजाति पूछता है किस राज्य में स्थित है, तो आपको बता देना है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह याद कर लेना आप कि मुंडा के द्वारा ही, जो मुंडा ट्राइब है, इसके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे सरहुल त्योहार बोलते हैं। बेसिकली यह फूलों का त्योहार होता है। यह पूछ देता है भाई सरहुल त्योहार जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यही जो बिरसा मुंडा जिससे रिलेटेड थे आपके मुंडा जनजाति, इसी के द्वारा आपका सरहुल त्योहार मनाते हैं। चलिए, राजस्थान में हम देख चुके हैं जो भील प्रमुख जनजाति है, यह भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। साथ ही भील का मतलब अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। और शहरिया, देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपका अगरिया, शहरिया, ये पहले भी बताया जा चुका है। इस टाइप की आपकी जनजातियों के नाम होंगे तो आप कनेक्ट कर लोगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन जगहों की बात हो रही है। शहरिया, अगरिया, ये सब जनजातियां कहां पर हैं? राजस्थान या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, या बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी यह दिखाई देंगे, ठीक। अब भील देखो यहां पर भी मौजूद होगी भाई। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो उसका यह प्रमुख क्षेत्र होगा राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो भील आपकी कहां पर मौजूद है? मध्य प्रदेश में। गोंड आपने बताया भाई गोंडवाना लैंड में है, तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, तो यहां पर भी स्थित होगी गोंड जनजाति। और कोरकू, कोरकू देखो, कोरकू हमने पीछे छत्तीसगढ़ में पढ़ी है, और मध्य प्रदेश से ही तो अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश में भी आपकी कोरकू स्थित होगी। सारी जनजातियां याद, और सारी जनजातियां आपको कनेक्ट करके याद कराई जा रही हैं ताकि आप भूलो नहीं, है ना, ताकि आप कुछ तो सोच सको। अब जैसे ही कोरकू आएगी तो हमने याद किया था कि 36 लोगों का आ रहा था गढ़, उसे रोकना था भाई, रोकने के लिए सूझबूझ से काम किया था। क्यों? क्योंकि ताकि उनको रोकू मैं, रोकू से कोरकू था, और सूझबूझ से आपका अबूझ मारिया था, ठीक। अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू की एक साथ देखेंगे। जब ऋतु प्रवास वाली हमने प्रमुख जनजातियां बताई थी, ऋतु प्रवास क्या होता है यह बताना पड़ेगा क्या, कि सर्दियों में क्या करते हैं वह पहाड़ों से नीचे उतर आएंगे, है ना, मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां आती हैं वैसे फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसमें आपकी गद्दी थी, गुज्जर थी, भोटिया थी। भोटिया है यह, ध्यान रखिएगा, एक यहां पर भोटिया से संबंधित एक भूटिया जनजाति पूछी जाती है। तो यह भूटिया आपकी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति है कौन सी? भूटिया। और भोटिया कहां पर है? भोटिया आपकी यह ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। गद्दी, गुज्जर, भोटिया तीनों पढ़ाई जा चुकी हैं, और गद्दी गुज्जर हिमाचल में भी मिलेंगी, आपकी जम्मू में भी मिलेंगी। दूसरी देखो एक पूछता है बकरवार। बकरवार कहां है? देखो जम्मू कश्मीर में है। कैसे याद रखोगे? जम्मू का टॉपिक जब भी कश्मीर का टॉपिक आता है हर कोई बकर बकर करने लगता है, ठीक, अपनी बकर बकर शुरू कर देता है। तो कश्मीर से हमने कनेक्ट कर लिया किसको? बकरवाल को। उत्तर प्रदेश की देखो प्रमुख जनजाति के बारे में आ गए, हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे गोंड। यहां एक और लिख लीजिएगा, थारू, बोला था ना थारू, यहां डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो बॉर्डर पर है आपकी मौजूद है, जो तराई क्षेत्र है, वहां पर ही यह थारू जनजाति दिखाई देगी। बोले गोंड जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? गोंड की है। जब उत्तर प्रदेश के बारे में अभी यूपी स्पेशल हम कुछ कंटेंट देखेंगे, वहां वीडियोस देखेंगे, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा जनजातियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं। तो वहां गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है, खरवार उसकी दूसरी बड़ी जनजाति है। देखो खरवार के बारे में पूछा जाता है कि जो क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। अब वार से आपको बता देना भाई, वार कौन करता है? जो क्रोधी होता है वही तो वार करता है ना। जो शांत व्यक्ति होगा वार क्यों करेगा? तो वार से हमने कनेक्ट कर लिया क्रोधी को। तो क्रोधी प्रवृत्ति की जनजाति कौन सी? खरवार। पहली सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की गोंड, दूसरी सबसे बड़ी है आपकी खरवार, यह तो याद ही रखना है आपको। तीसरी देखो हमने देखी थारू। थारू के बारे में बोला जाता है कि यह तो तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के,
दूसरा क्या है ना, थारू के बारे में प्रश्न बनता है, कौन सी जनजाति थी जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती थी? ठीक है, अभी नहीं मनाते हैं ये, लेकिन दिवाली को यह शोक के रूप में मनाते थे। बेसिकली यह हिंदू कस्टम्स को तो फॉलो करते हैं, लेकिन दिवाली शोक के रूप में मनाते थे, अपने आप को रावण के वंशज से जोड़कर देखते थे। हालांकि अभी बंद कर दिया गया इनके द्वारा, लेकिन यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनाया जाता है कि थारू जनजाति के द्वारा ही दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की जनजाति देख लेंगे। उत्तराखंड की भोटिया समझा दिया है। भोटिया और भूटिया में कंफ्यूजन होता है, दोनों को कनेक्ट करके याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। भूटिया सिक्किम की हो गई और भोटिया उत्तराखंड की हो गई। जौनसारी, फिर भाई उत्तराखंड की अगली कौन सी जनजाति है? जौनसारी। देखो जौनसारी के बारे में आपको यह याद रखना है कि यह जो है यहां पर बहुपति विवाह मौजूद है। बोले भाई बहुपति विवाह यहां पर क्यों होता है? उसका रीजन है, कारण समझ लोगे ना तो बहुत आसान होगा। देखो जौनसारी जो है अपने आप को पांडवों से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पांडव के वंशज बताते हैं। और अब पांडव में कौन हुई? द्रौपदी। द्रौपदी ने कितने विवाह किए? 5 विवाह किए। ठीक है, तो एक घर में जितने भाई होते हैं, यहां इस जनजाति में प्रचलन है कि उस महिला के द्वारा घर के सभी भाइयों के साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, तो सारी आप याद करेंगे कि वह महिला जो है सारे भाइयों से विवाह करती है। तो जौनसारी ही है आपकी जो सारी भाइयों से विवाह करती है। ठीक, तो यहां पर बहुपति विवाह है। कारण क्या है? पांडवों के वंशज अपने आप को मानते हैं और वहीं पर आपकी द्रौपदी थी, वही कस्टम को फॉलो करते हैं। यह उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। असम में आते हैं भाई, असम की आपकी बोडो है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी भाषाएं हमने पढ़ रखी हैं। यह जनजातियों के आधार पर ही इन भाषाओं को भी शामिल किया गया था ताकि इनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनको भी संरक्षित किया जा सके। तो बोडो कहां पर है? असम में है आपका। देखो तमिलनाडु में टोडा, जैसे हमने पढ़ा ना जौनसारी में बहुपति विवाह है, वैसे ही जो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी, नीलगिरी की पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर थी भाई, यहां पर ही एक जनजाति निवास करती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसे बोलते हैं टोडा। अब टोडा देखो याद करना भी आसान है क्योंकि सिंगल जनजाति पूछी जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। अब यहां पर इसकी भी विशेषता वही है, बहुपति विवाह। यहां बहुपति विवाह का रीजन दूसरा है। वहां कारण क्या था? पांडव वाला, आपने समझ लिया। ठीक है, यहां पर टोडा जनजाति का प्रमुख कारण क्या है? देखो यहां जो है कन्यावध, जो कन्याएं हैं, कन्याओं का वध कर देते हैं ना। वैसे तो बेसिकली इनके जो कस्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन यहां जो टोडा जनजाति है ये थोड़ा सा रिग्रेसिव है। कैसे? यह कन्यावध यहां पे बहुत प्रचलित है, और कन्यावध प्रचलित होगा बहुत ज्यादा जहां पर, तो लिंगानुपात क्या होगा? वहां पर बहुत कम होगा। महिलाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसीलिए यहां बहुपति विवाह है, महिलाएं कम, तो इसीलिए बहुत सारे 3-4 पतियों से क्या होते हैं? 3-4 पति होते हैं। तो कस्टम जो बनती है उसका कारण समझ लिया करो। कारण जब समझ में आ जाएगा तो वहां की कस्टम समझ में आ जाएगा, वहां की जो बहुपति विवाह है ना, यह समझ में आ जाएगा आखिर क्यों ऐसा प्रचलित है। तो टोडा विवाह में भी बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम अंडमान निकोबार समझते हैं। अंडमान निकोबार में आपकी सेंटलीज है, जारवा है, सैम्पेन है। देखो जारवा को याद करना बहुत आसान है। जारवा क्या है? आपकी सर्वाधिक आद्य जनजाति के रूप में जानी जाती है। आद्य मतलब क्या होता है? सबसे पहली, मतलब बोलते हैं ना कि अब पूछा जाए सबसे प्राचीन, सबसे पहली जनजाति भारत की कौन सी है, तो आप बताओगे जारवा है। वह कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और यहां रेस भी आपको शुरू में ही बताई गई थी। यहां प्रमुख रूप से निग्रो जो रेस है, निग्रो प्रजाति ही पाई जाएगी। सारी जनजातियां उसी प्रजाति की हैं। ठीक है, सेंटलीज है, जारवा, शैंपेन। याद करना बहुत आसान है। देखो बार से कनेक्ट कर लेना है। जब भी आप बार वगैरह जाते हो, पब वगैरह, बार वगैरह, तो क्या है? सेंट लगाकर जाते हो कि नहीं जाते हो? और वहां पर शैंपेन खुलती हैं आपकी। तो दोनों जनजातियां देखो क्लियर हो गई यहां से। जारवा तो आपने देखो पढ़ लिया, और सेंट लगाकर जाते हो तो सेंट से सेंटलीज, और शैंपेन खुलती है तो शोम्पेन आपकी दूसरी जनजाति हो गई जो निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में। मणि से देखो आपका, मणिपुर से आपका कुकी हो गया। ठीक, कुकी जनजाति बहुत पूछी जाती है। किस राज्य में है? मणिपुर में स्थित है, और चर्चा में भी रही थी कुकी। आपने कुकी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, तो मणिपुर बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है जनजाति। तो बहुत आसान है, आप बता सकते हो। इसके लिए कुछ याद करने की ट्रिक जरूरत नहीं, क्योंकि बेहद आसान है। कुकी जनजाति कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। मिजोरम कहां पर है? देखो मिजोरम जो है आपका, मिजोरम में स्थित है चकमा और लुसाई। लुसाई हिल्स हमने पढ़ी थी। त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में याद करिए। त्रिपुरा मिजोरम के बॉर्डर पर ही जो ये हिल्स हैं आपकी, पहाड़ियां थी, लुसाई हिल्स थी। तो लुसाई हिल्स पर निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम होगा? बोले उस जनजाति का नाम भी है आपका लुसाई, इसी बेस पर पड़ा हुआ है। और लुसाई कहां पर होगी? मिजोरम में होगी। मान लीजिए त्रिपुरा भी आ जाता है ऑप्शन में, त्रिपुरा भी सही होगा। तो त्रिपुरा मिजोरम में आपकी लुसाई स्थित होगी। अब मिजोरम की एक जनजाति चकमा दिखाई दी भाई। मजे अगर आप करोगे, मिजोरम, मजोरम, ठीक है, मजे कर रहे हो, रम पी रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है? आप घर वालों को चकमा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो बोले बिल्कुल भाई, अगर हम मजे करते हुए रम पी रहे हैं यहाँ पर, तो हम चकमा दे रहे हैं ना घर वालों को। तो इसीलिए चकमा आपको याद आ गया। अब रम, जैसे ही आप मजे रम याद आएगा मिजोरम, तो आप बता दोगे भाई चकमा। कुछ ना कुछ तो आपको याद आ जाएगा वहां पर।
ऐसे निमोनिक्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आप फैक्ट्स तो ऐसे याद करते हो, लेकिन कुछ निमोनिक्स कभी कभी दिमाग में आपके परमानेंट सेट हो जाते हैं, आसान लगते हैं, कई बार रिवीजन करते हो तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है ना, वहां से कनेक्ट हो जाता है चीजें, कनेक्ट होने के बाद फिर आपके ऑप्शन सही टिक हो जाते हैं। अब नागालैंड की देखो आपकी जनजाति दी हुई है कोन्यक, एक नागा जनजाति भी है, वो काफी बेहद आसान है क्योंकि नागालैंड से हर कोई मार देगा, लेकिन कोन्यक आपको याद रखनी है, नागालैंड में स्थित है जनजाति। ये देखो जनजातियां सारी याद करा दी गई। अब बताइए आपको याद हुई कि नहीं याद हुई, हर जनजाति पर आपका कमांड हो गया होगा। दोबारा से वीडियो देखना और पीडीएफ आप ना इसको डाउनलोड कर लिया करो और उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लिया करो, ताकि जो चीजें और बताई है ना साथ में, वो सारी चीजें आप लिख लिया करो। लिखने के बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, वीडियो देखोगे, तो बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए और आपको सारी टिप्स पर होंगी। अब यह इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज आज खत्म हो जाता है। जनगणना का वीडियो आपका अलग से स्पेशल तरीके से आपका बनाया जाएगा, बढ़िया से, वहां क्वेश्चंस काफी आते हैं, आरओ में भी, यूपीपीसीएस में भी। तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट, यह 3 पोर्शन देखिए मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिए गए। अब आपको साइंस कराया जाएगा, साथ ही करंट अफेयर्स कराया जाएगा, जिसका एक बड़ा वेटेज है, क्योंकि अब करंट अफेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना, उन सबसे आपका कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट निकाला जाएगा, वो आपको दिया जाएगा, वह याद कर लेना और जाना देखना, वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो इसकी देखिए पीडीएफ आपको आज कंपाइल करके मिली जाएगी, शुरू में ही आपको बता दिया। और अगर आपको मजा आ रहा है, अब आप देखना घटना चक्र वगैरह लगाओ जाकर के पीवाई की, और देखो आपके टिप्स पर होंगे सारे क्वेश्चंस कितनी इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। और मजा आया करे तो यार चैनल को लाइक कर दिया करो, है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर करो ना दोस्तों तक। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही पढ़ लो, आप यह सोचो कि बस मैं ही पढ़ लूं, अच्छा कंटेंट मैं ही पास हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान जितना ही आप बांटोगे ना, उतना ही बढ़ता है, ठीक है। इस मानसिकता के साथ मत पढ़ा करो कि केवल मैं ही पढ़ लूं, आप जितना दबा के शेयर किया करो अगर आपको कंटेंट पसंद आया करे। चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी हमने देखिए खत्म कर दी है। अब साइंस को इस तरीके से, जीव विज्ञान जो है वह बायोलॉजी, साइंस में महत्वपूर्ण है आपका जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को अच्छे से कवर करेंगे और वहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे जो आपको कवर करा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।